तुम्हारी पार्टी है या दरिंदे हो तुम सब? इंसानों की सभाएं करके तुम अपना आप को किंग कोबरा कह रहे हो। मरा हुआ सांप मत समझो, हम अजदा हैं, तुम्हें निगल लेंगे। और सारे आस्तीन के सांप तुम खरीद रहे हो। बीजेपी यही तो करती है। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार। TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम एमन को सुनने वालों को सतरंगी सलाम। नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा, नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। ये बहुत खूबसूरत शेर है जो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही उलझी रहती थी, कभी समाज में कभी किसी चीज़ में। हमेशा मेरा पाला मुसीबतों से पड़ता था और मेरे पापा हमेशा मुझे ये शेर सुनाकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करती जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे आज एमन वो भी हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही है। भाइयों और बहनों, मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मार्क ज़करबर्ग बेचारे फिर मुझसे नाराज़ हो गए। हाय मार्क ज़करबर्ग, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप बार बार मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, बार बार मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, कभी मेरा पेज उड़ा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं नन्ही सी जान 1.5 फसली एमन रिजवी, मेरे साथ इतनी दुश्मनियाँ। लेकिन जनाब, मेरा नाम भी एमन है। एमन मीन्स होता है सलामती। मैं भी बड़ी चालाक हूँ। मैंने अपना अकाउंट जो है उसमें एडमिन बना रखे हैं 2-3 लोगों को। मैं भी एडमिन के पास गई और बोला भाई ज़रा अपना अकाउंट तो खोल, क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लॉक है। अब तुम्हारे अकाउंट से मैं अपने पेज में एंट्री लूँगी। यानी जो हमारा फेसबुक अकाउंट होता है ये हमारा मेन डोर होता है। जब हम ये बना लेते हैं तो इसके अंदर जाकर फिर हम कोई पेज बनाते हैं। तो अगर हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर हम पेज तक नहीं जा पाते। उसके लिए एक आइडिया होता है कि अगर आप अपना पेज बनाते हैं तो उस पर कम से कम 2-3 लोगों को एडमिन ज़रूर बनाएं। क्या पता मार्क ज़करबर्ग आपसे कब नाराज़ हो जाए और आपका दरवाज़ा यानी आपका फेसबुक अकाउंट बंद कर दें, ब्लॉक कर दें। तो मैं रात से बड़ी टेंशन में थी। वो मेरा लाइव रात वाला आखिरी लाइव था और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। लेकिन ये आपकी दुआएं हैं कि मैं तो खुद ही कहती हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं बंद कर सकते तुम लोग। बहुत ज़्यादा करोगे, मुझे दबा दोगे, वो भी मिट्टी के अंदर। जब मैं मर जाऊंगी, मिट्टी में दब जाऊंगी, तब मैं नहीं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और किसी भी जुल्म के खिलाफ शायद जब मैं आवाज़ ना उठाऊं। लेकिन जब तक ज़िंदा हैं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं जब तक इसी तरह आपके सामने भी आऊँगी, समाज के हर मुद्दे को भी उठाऊँगी और हर बात आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगी। शायद वसीम रिजवी की पोस्ट पर लोग मुझसे नाराज़ हो गए होंगे और उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को चिट्ठियाँ लिख दी होंगी, अरे भाई एमन है बड़ा ड्रामे कर रही है, ज़रा इस पर रिपोर्ट मारो। तो रिपोर्ट मारकर शायद इन्होंने मेरा अकाउंट ख़त्म कर दिया था या भी ब्लॉक कर दिया। इंशाल्लाह 3 दिन बाद मैं अपने अकाउंट से फिर आपके पास लाइव आना शुरू करूंगी। अभी तो मेरा ये जो लाइव है मैं अपने पेज पे ही हूँ, लेकिन मैं किसी के दूसरे के मकान में चढ़ के छत से कूदी हूँ। यही समझ लीजिए कि मेरे मकान की चाबी खो गई, मैंने पड़ोस के घर में घुसी और उसकी छत से अपने अकाउंट में जाकर मैंने छलांगे मारी और वहाँ से मैं आपके सामने लाइव कर रही हूँ। हालात बहुत ख़राब हैं और हम लोग बड़ी टेंशन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं। और मुबारकबाद आप तमाम लोगों को मैं देना चाहूँगी कि बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता यशवंत सिंह टीएमसी में यानी ममता जी के चरणों में, उनकी आस्था के पीछे उनकी पार्टी में जा चुके हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो आज की जो करंटली बीजेपी है
इसमें कोई भी पुराना बासमती चावल नहीं है, कोई भी पुराने लीडर नहीं हैं, सारे नए नए चिल्लम चोर हैं। पुराने लीडर या तो उनको ऊपर ट्रांसफर करवा दिया गया, जैसे कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली साहब, ये पुराने बासमती चावल थे जिनसे बीजेपी को बहुत डर था, तो इनको इसलिए ऊपर ट्रांसफर करवा दिया गया कि नहीं भाई अब तुम ऊपर जाओ। यशवंत सिंह भी बहुत पुराने हैं, बड़े कद्दावर हैं, ये ज़रा अभी इनका ज़मीर थोड़ा सा जिंदा है। जब बीजेपी ने नहीं, जब इन्होंने नाथूराम गॉडसे की टोली ने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला करा बंगाल में और उनका पैर तोड़ दिया, शोल्डर पे चोट आई, मुंह पे चोट आई, तो यशवंत सिंह का ज़मीर जाग गया और उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय करा और जाके ममता की पार्टी ज्वाइन कर ली। हमारा तड़ी पार तो कह रहा है इस बार 200 के पार, कहां पर? बंगाल में। और कमाल की बात ये कि इनके कद्दावर नेता कूद कर टीएमसी यानी ममता की चरण में जा रहे हैं, ममता के आंचल में जा रहे हैं, ममता की छांव में, छत्र छांव में जाकर आराम और ठंडक महसूस कर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी भी, जो इनके बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी पर तोल रहे हैं कि किसी वक्त भी वो टीएमसी में छलांग लगा सकते हैं बीजेपी को छोड़कर। और ये बीजेपी लगातार आपको बावला बना रही है कि अब की बार 200 के पार। और कमाल की बात यह कि बंगाल में जो एमएलए का इलेक्शन 19 में लड़े थे, जब मोदी लहर थी और हर घर में घर घर मोदी, हर हर मोदी चल रहा था, वो हार गए थे। यानी कि मोदी लहर भी काम नहीं आई थी, ईवीएम घोटाला भी काम नहीं आया था। अब के जब बीजेपी उनको टिकट दे रही है तो वो हाथ खड़े कर रहे हैं, ना भैया ना, हम तो तभी बड़े जलील हुए थे जब मोदी जी को तुमने भगवान बना रखा था सन 2019 में। अब तो पूरी दुनिया मोदी पे लानतें भेज रही है, थूक रही है, जलील कर रही है, दंगाई पार्टी बोल रही है, रेपिस्ट पार्टी बोल रही है। हमें तुम्हारा टिकट नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद तड़ी पार यही कह जा रहा है कि अब की बार 200 के पार। कौन से 200? कहां के 200? 200 होगा, 200 बोलो बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी की हालत खराब हो रही है इस वक्त बंगाल में कि बीजेपी के अदना से नेता टिकट लेने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े पुराने बासमती चावल कूद कूद कर ममता की छत्र छाया में जा रहे हैं और ये चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं कि हमारी सरकार होगी। क्या हिजड़ों की बटालियन है तुम्हारी, एक ममता बिचारी, और तुम सारे के सारे, सारी फौज लग गई तुम्हारी नामर्दों की उसके ऊपर हमला करने के लिए। कितने बेशरम लोग हो तुम। और एक तो बीजेपी का नेता ये तक कह रहा है कि हमें कोई नहीं हरा सकता क्योंकि ईवीएम हमारे पास है। तो वहां पर रिपोर्टर पूछती है तो आप ईवीएम की सरकार हो? तो मेरे भाई और बहनों कहता हाँ, हम तो ईवीएम से ही जीतते हैं और जब तक भारत में ईवीएम है हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कमाल की बात है मेरे भाई और बहनों, जो सरकार आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, आपको लॉलीपॉप पकड़ाती है, उल्टी सीधे खुराफात पैकेज देती है सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ सभाओं में, वो सरकार जो आपसे कहती है कि स्वदेशी चीज़ों का योगदान दो, स्वदेश में चीज़ें पैदा करो, भारत में रोजगार ढूंढो, भारत में उत्पाद लगाओ, वो सरकार ईवीएम बाहर से उठाकर लेकर आई है। कभी ईवीएम को बोला बीजेपी ने कि भाई बैलेट पेपर पे करो ना, ईवीएम भारत की तो इन्वेंशन नहीं है, तो फिर क्यों तुम ईवीएम का बहिष्कार क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ईवीएम से ही चुनी हुई सरकार हो और तुम मुंह की खाओगे। वहां ममता के ऊपर तुम सारे चील कौवों की तरह कूद पड़े हो।
कमाल की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी होती थी वो भारतीय जुमला पार्टी हो गई, भारतीय दंगल पार्टी हो गई, भारतीय रेपिस्ट पार्टी हो गई, भारतीय आतंकवादी पार्टी हो गई। और इस वक्त तो बंगाल में देखने पे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जंगल पार्टी हो चुकी है। यहाँ के नेता जो सभाओं में कहते हैं, इंसान नहीं कहते। कोई कहता मैं किंग कोबरा हूँ, मैं काला कौवा हूँ, मैं मोदी का कुत्ता हूँ। तुम्हारी पार्टी है या दरिंदे हो तुम सब? इंसानों की सभाएं करके तुम अपना आप को किंग कोबरा कह रहे हो। मरा हुआ सांप मत समझो हम अजदा हैं, तुम्हें निगल लेंगे। और सारे आस्तीन के सांप तुम खरीद रहे हो। बीजेपी यही तो करती है, दूसरी पार्टी से आस्तीन के सांप खरीद के अपने अंदर मर्ज कर लेती है। तो ये पार्टी जो है अब वो जंगल पार्टी हो गई है, जहाँ कोई सांप है, कोई नेवला है, कोई गिद्ध है, कोई कौवा है, कोई कुत्ता है। इंसान नाम की कोई चीज़ इस पार्टी में है ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत औरतें हैं वो मुजरे वाली बाइयाँ हैं, जिनके आगे ये पैसा डालते हैं और वो नाच बसंती नाच का मुजरा दिखाती हैं इन जानवरों को। बंगाल में ख्वाब देखकर बैठे हैं। और मैं आपसे बोलती हूँ, तमाम बंगालियों से मैं ऐमन बोलती हूँ कि प्लीज़ इस बार इस पार्टी को मज़ा चखाइए, सत्ता में आने मत दीजिए। जो इनके ख्वाब हैं उनको ख्वाबे खरगोश बनाइए। ईवीएम को अगर ये हैक करते पकड़े जाते हैं तो दौड़ा दौड़ा कर मारिए। देखिए क्या कर रखा है। और उसके लिए आप सबसे पहले जियो का बहिष्कार करिए, क्योंकि सारा घोटाला ये जियो द्वारा करते हैं, जियो की मशीन से करते हैं, जियो के नेटवर्क से करते हैं। यही वजह है जब मेरे किसानों ने पंजाब में 1600 जियो टावर उखाड़ के फेंके तो वहां पर बीजेपी धपड़धुस हो गई, फुस हो गई। और वहां पर लोकल इलेक्शन थे, नहीं जीती, कांग्रेस जीत गई। यानी सारी की सारी जो ये घोटाला चल रहा है ये जियो नेटवर्क से चल रहा है। और आपको मेरे बंगाल वासियों को जहां जहां इलेक्शन है, भारत की 5 स्टेट में इलेक्शन है, वहां पर जियो का बहिष्कार आप लोगों को करना चाहिए, ताकि हर जगह इंसानों की हुकूमत आए। इन दरिंदों को वहीं भेजो। किंग कोबरा को बोलो कि तेरी जगह जंगल में, तू जंगल में जा, तेरी जगह यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बहुत सारी हैं। एक तो अभी मैंने जस्ट अभी आधा एक घंटे पहले देखी कि लखनऊ में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेटे ने अपनी बीवी को टॉर्चर करा और निकाल दिया। बीवी का नाम अंकिता, बहुत खूबसूरत लड़की है। उसने क्या करा, थाने के बाहर गई और अपनी नस काट ली, लेकिन पहले वीडियो बनाया और बताया कि मेरा शौहर मेरे पे, मेरा हस्बैंड कितना जुल्म करता है। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दुल्हन भी जहेज के लिए परेशान की जा रही है। किसके राज में? राम के राज में। किसके राज में? योगी जी के राज में। किसकी राजधानी में? यूपी की राजधानी लखनऊ में। और ये बात करते हैं कि ये हमें इंसाफ देंगे। जिस पानी का कभी कोई मजहब नहीं होता था, कोई मोल नहीं होता था, उस पानी की वजह से एक 12 साल के बच्चे को, जिसका नाम आसिफ था, गाजियाबाद के एक मंदिर में 2 पुजारियों ने इतनी बेरहमी से मारा कि उसके जिस्म की एक एक बोटी को फाड़ दिया, एक एक बोटी को फाड़ दिया। उसका जुर्म क्या था कि वो प्यासा था और वो मंदिर में पानी पीने चला गया था। उसको नहीं मालूम था कि अब पानी भी हिंदू मुस्लिम हो चुका। ये इतिहास की पहली मॉब लिंचिंग होगी जो एक मात्र मासूम 12 साल के बच्चे की करी गई, जो बच गया। और जुर्म क्या था कि वो पानी पीना जा रहा था, वो पानी पी रहा था। पहले उसका धर्म पूछा गया, उसके बाप का धर्म पूछा गया, फिर 2 पंडितों ने, 2 पुजारियों ने बोला चल हम इसको मारते हैं, तू वीडियो बना, फिर हम इस वीडियो को वायरल करेंगे। और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई। वो आरिफ नाम का बच्चा, अगर आप उसकी बॉडी पर देखें,
कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर जुल्म के निशान ना हो। नील पड़े हुए हैं, पूरा गोश्त उधेड़ दिया, पूरी खाल उधेड़ दी। जुर्म क्या था कि सिर्फ वो पानी पीने जा रहा था। क्या पहले पियाऊ नहीं लगते थे? क्या मंदिरों के बाहर, रोड पर, गांवों के बाहर मेरे हिंदू नॉन मुस्लिम भाई पियाऊ नहीं लगाते थे? क्या मुसलमान सबील नहीं लगाते थे? क्या सरदार नहीं लगाते थे? और अब बहुत तेजी से वीडियो वायरल हो रही है जहां पर सिख कम्युनिटी कह रही है कि आरिफ आओ, गुरुद्वारे में आओ, हम तुम्हारा मजहब नहीं पूछेंगे और तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, तुम्हें लंगर भी खिलाएंगे, तुम्हें यहाँ इज्जत से बिठाएंगे भी। ये हाल है राम राज का, जिसका ख्वाब सारे गोबर भक्त देख के तालियां बजा रहे हैं। घर में खाने को नहीं है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। सारे भिक मंगे नील बटा नील परेशान हैं सारे ये गोबर गंडेश। और फिर भी वाह वाह मोदी, हाय हाय मोदी कर रहे हैं, क्योंकि 2-2 रुपए पर कमेंट इनको मिल रहे हैं। इंसानियत तार तार हो गई। किन को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या भारत की आबादी में सारे मुसलमान हैं? नहीं है। मात्र 22 या 23% की आबादी होगी भारत में मुसलमानों की, और उनको बर्बाद करने के चक्कर में तुमने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। और तो और राम राज के चक्कर में दिल्ली के केजरीवाल साहब ने सोचा कि मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूं, क्योंकि उन्होंने सोचा दिल्ली में मात्र 18 या 20% मुसलमान हैं, इनको खुश करने के चक्कर में मैं क्यों यहाँ पर नफरतें ना फैलाऊं, मैं क्यों ना जो 82% हिंदू हैं उनको खुश करूं। तो केजरीवाल ने भी राम राज के चलने पे बड़ा ऐलान कर दिया कि राम मंदिर जब बनेगा तो यहाँ से तमाम लोगों को, जो आस्था वाले हैं, जो श्री राम वाले हैं, उनको फ्री में यात्रा कराई जाएगी, तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। क्यों केजरीवाल साहब, आप क्या हिंदुओं के भगवान हैं? आप क्या हिंदुओं के सीएम हैं? आप क्या हिंदुओं के बादशाह हैं? आप दलितों के बादशाह नहीं हैं? आप मुसलमानों के बादशाह नहीं हैं? आप सरदारों के बादशाह नहीं हैं? ये देखिए कि मोदी जी और केजरीवाल में लड़ाई चल रही है कि कौन ज्यादा संगी है, कौन बड़ा आरएसएस का एजेंट है, कौन ज्यादा मुसलमानों को बर्बाद करता है, कौन ज्यादा इन लोगों को टॉर्चर करता है, इनकी मस्जिदों को हमले करता है, इन लोगों पे जुल्म करता है और दिल्ली दंगे बनाता है। मोदी जी ने गुजरात बनाया तो केजरीवाल ने क्या बनाया? दिल्ली दंगे बनाए। और केजरीवाल ने तो यहां तक करा कि मरकजी निजामुद्दीन, जो मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी पहचान थी, उस पर ताला ठोक दिया। ये चल रहा है राम राज की तैयारी। राम राम करते करते पूरे भारत की जय राम कर दी, या राम राम ही कर दी, अर्थी उठा दी पूरे भारत की, बर्बाद कर दिया। राम जी की तालीम ऐसी नहीं थी। एक और न्यूज निकल कर आ रही है जोमैटो की, शायद आपने वो भी देखा हो कि एक लड़की, एक सरफिरी लड़की, या ये कहिए एक नशेड़ी लड़की, रात को उसके दिमाग में चुल उठती है कि किसी लड़के को टॉर्चर करा जाए। अब वो परेशान होती है कि टॉर्चर किस तरह करा जाए, तो उसका खुराफाती दिमाग सोचता है चलो जोमैटो पर मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, जब डिलीवरी बॉय आएगा तो मैं उसके साथ बदतमीजी करूंगी, टॉर्चर करूंगी, और मेरी जो अंदर की ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। वो कुछ चीज़ ऑर्डर करती है और एक गरीब लड़का बेचारा ऑर्डर लेकर जाता है। जब लेकर जाता है तो वो लड़की उसको टॉर्चर करती है, गालियां देती है और कहती है मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। जाहिर है आजकल तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग जोमैटो में काम कर रहे हैं, या कैब चला रहे हैं, या फल बेच रहे हैं, या सब्जियां बेच रहे हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर को मोदी जी ने यहाँ पर लगा दिया। जब उस लड़की ने पैसे देने को मना करा और उस लड़के के साथ बदतमीजी करी तो वो लड़का रोने लगा। भाई वुमेन पावर चलती है हिंदुस्तान में तो खाली विमेंस कार्ड खेल दो। उस लड़की ने कॉल करी और उस आदमी को, उस लड़के को जो डिलीवरी बॉय था, उस पे इल्ज़ाम लगाया ये मुझे छेड़ रहा है। अपनी नाक पे हल्का सा घूसा मार के टेप लगाकर बैठ गई कि ये मुझे छेड़ रहा था। ये हैं भारतीय नारियां, ये हैं भारत की बेटियां। क्यों हो गई ऐसी
क्योंकि सारी की सारी फिरौन होती जा रही है। वो देख रही है हर तरफ जंगल राज चल रहा है, हर जगह हमारी सुनवाई होती है, थानों में हमें पूछा जाता है, या हम जहाँ पैसे देखें हमारा हर बात सुनी जाती है। मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि जहेज का बाइकॉट करिए, क्योंकि जहेज की आड़ में बहुत ज़्यादा मर्दों को टॉर्चर करा जाता है। वो लड़कियां जो जहेज ज़्यादा लाती भी नहीं, सारी ज़िंदगी अपनी सास नंदों को भी परेशान करती हैं, अपने शौहर को भी परेशान करती हैं, और बात बात पर उनको थानों में खींचती हैं, कोर्ट कचहरी में खींचती हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जहेज का बाइकॉट करिए। ना आप जहेज लेंगे, ना औरतें इतनी फिरौन बनेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि तमाम औरतें गलत होती हैं या तमाम मर्द गलत होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है 10-15 साल से इसी तरह की ट्रेजेडी चल रही है, इसी तरह की हरकतें चल रही हैं कि जहेज के नाम पे मासूम लड़कों को भी मारा जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में एक लड़के ने सुसाइड करी कि उसकी बीवी उसको टॉर्चर करती थी और जहेज के नाम पर फंसवाने की बात करती थी। अगर आपने फिल्म देखी हो MS धोनी, उसमें एक सरदार का रोल प्ले करा है, साइड में उस लड़के ने भी 25 दिन पहले सुसाइड करी थी, सेम आयशा आरिफ की तरह बाकायदा वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि उसकी बीवी उसको कितना टॉर्चर करती है, कितना उसकी फैमिली को हरेसमेंट करती है, बार बार थाने जाती है और जहेज के नाम पर फंसवाती है। उसने भी खुदकुशी करी थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग जहेज का बाइकॉट करिए। जहेज का बाइकॉट करेंगे, समाज में खुद सुधार आएगा। उन लड़कियों के भी लगाम लगेगी जो टॉर्चर करती हैं घटिया से जहेज के लिए, थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान उठाकर ले आती हैं और सारी ज़िंदगी अपने शौहर को परेशान करती हैं, अपने सास को परेशान करती हैं, अपनी नंदों को परेशान करती हैं। और बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि जहेज के लोभी उन लड़कियों को परेशान करते हैं। जैसे मैंने बताया, कल मैं एक लड़की से मिलकर आई थी जो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम लड़की थी जो 16-17 साल की थी, और उसके साथ खुरैजी के एक 40 से 45 साल के मुस्टंडे ने, जिसका नाम निज़ामी है, गलत हरकत करी। जब लड़की के फादर ने रेप का केस डाल दिया तो निज़ामी ने हाथ पैर जोड़कर कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी को इज्जत दूंगा, और उससे शादी कर ली। मैंने कल डिस्कस करा था। तो ऐसे लोगों को भी बढ़ावा मिलता है जहेज की वजह से, ऐसे लोगों को भी मिलता है, क्योंकि समाज में एक ऐब आ गया, समाज में एक गंदगी आ गई। शुरुआत कोई नहीं करना चाहता, हर एक बंदा सोचता है कि पड़ोसी से शुरुआत हो। अरे जहेज एक लानत है। अपने पे यकीन करिए, आप में इतनी हैसियत है कि आप अपनी क़ुव्वत बाजू से एक डबल बेड भी ख़रीद सकते हैं, कुछ सामान भी ख़रीद सकते हैं, गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं, और जिन लोगों को फ्लैट मिलता है वो फ्लैट भी ख़रीद सकते हैं। किराए के आशियाने में रहोगे तो जलील होकर रहोगे। गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। तो गैरों की जो दौलत है, ये गैरों की दौलत ही है जिस पे आप सारी ज़िंदगी जलील होकर रहते हैं। तो अगर आप अपने बिहाफ पर कुछ सामान करके फिर सिंपली निकाह करके लाते हैं या कोर्ट मैरिज करके लाते हैं, तो यकीन करिए आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून गुजरेगी। और वो औरत या वो लड़की जो कभी आपको टॉर्चर करने की सोच रही थी, इंशाल्लाह वो भी नहीं करेगी। वो भी आपको बहुत इज्जत देगी कि आपकी वजह से उसके माँ बाप पे बर्डन नहीं पड़ा। निकाह को आम करें, वलीमा कर लें, आप करोड़ों का वलीमा कर लें, क्योंकि इस्लाम में वलीमा धूमधाम से आया है, लेकिन निकाह में सादगी आई है, अकीका धूमधाम से आया है। तो आप निकाह धूमधाम से ना करके आप वलीमा धूमधाम से कर लें, ताकि वो लड़कियां जो गैराबाद हैं, जो बस नहीं पा रही, या जो ससुराल में जाकर तांडव भी मचाती है जहेज की आड़ में, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। मैं ऐमन रिजवी आपके सामने लगातार हर बात पे बात करती हूँ, और अगर आप तमाम लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को कोई ऐसी बात मुझसे पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट में सवाल ज़रूर करा करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर मैं ज्ञानी हुई या मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो वो ज्ञान मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि फेसबुक पे आके सबसे ज़्यादा मुझे खुशी महसूस होती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने हूँ। आप तमाम लोग हमारे अपने हैं,
आपकी सारी बातें जो ऐसी हों कि जहाँ पर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे आप क्रिटिसाइज़ करा कीजिए। लेकिन फ़िलहाल तो मुझसे मार्क ज़करबर्ग नाराज़ हो गए और मेरा फेसबुक अकाउंट उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो दुआ करें कि मेरा जल्दी से 3 दिन गुजर जाएं ताकि मैं अपने अकाउंट से फिर आपके पास लाइव आए और मैं उधारी की छत या उधारी के अकाउंट पर अपने पेज पर लाइव ना आऊँ। बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ये मेरा पेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को फॉलो कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को लाइक कर दें। मैं तो एक आवाज़ हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, मेरे पास कोई मीडिया पावर नहीं है, कोई नहीं है। यही मेरी मीडिया पावर है कि मुझे कोई भी बात करनी होती है तो मैं अपने अकाउंट पे आके आपके साथ बात करती हूँ। मेरा कहीं पे कोई जुगाड़ नहीं है, कोई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है और मेरी इतनी हैसियत भी नहीं, औकात भी नहीं है कि मैं अपना एक यूट्यूबर चैनल बना लूँ, एक बंदे को रखूँ, वो वीडियो एडिट करे, एडिट करे। इतना मेरे पास ना तो टाइम है ना पैसा है। तो मेरी आवाज़ सिर्फ ये फेसबुक पेज ही है जो आपकी वजह से है, आपकी जज्बे की वजह से है कि आप मुझे इतना सुन कैसे लेते हैं, बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं। मुझे तो यही हैरत है, अल्लाह मुझे इतने लोग सुनते हैं, इतने इतने सारे लोग आ जाते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और उन लोगों के साथ भी लड़ते हैं जो मुझे गालियाँ देते हैं। यहाँ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे इस लायक बनाया, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं थी, ज़ीरो थी, ज़ीरो हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बना दिया कि आज मैं करोड़ों के दिल में धड़कती हूँ। बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि लाखों में, करोड़ों में, जो आप लोग मुझे इज्जत देते हैं, मेरी वीडियो को आगे सर्कुलेट करते हैं। एक भाई ने पूछा है कि मेरा घर कहाँ पर है। शकील इस्लाम साहब, मेरा घर इस्लाम साहब, मेरा घर ओखला में है। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस के पास रहती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ अपना एड्रेस बताते हुए, क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ, मैं ज़मीनी खुदाओं से बिल्कुल नहीं डरती। तो बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ये मेरा पेज है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और कोई भी सवाल हो तो आप तमाम लोग मुझे टाइप कर सकते हैं। और तमाम जितने भी मुझे सुनने हैं उन सबका बहुत दिल से शुक्रिया। और तमाम जो मुझे सलाम कर रहे हैं सबको मैं वालेकुम अस्सलाम कह रही हूँ कि हाँ, मुझे नज़र नहीं आते हैं जब कमेंट लिखे हुए होते हैं तो काफ़ी दूर से मैं दरा करती हूँ लाइव। आप माशाल्लाह बोल रहा है असलम खान ने, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे जुड़ते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं। नरेश मैसी अंकल, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हर बार मेरे लाइव पर आते हैं, शेयर करते हैं और मुझे इतनी इज्जत देते हैं। नरेश मैसी अंकल के मुझे भारत की बेटी बोलते हैं। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक आसिम साहब थे, उनको बड़ा कल शिकवा था कि मैंने लाइव में उनका नाम क्यों नहीं लिया। तो मैं आसिम साहब आपका भी नाम ले रही हूँ इस वक्त, हालांकि आप है नहीं लेकिन मैं आपका भी नाम ले रही हूँ। और सबूर खान साहब हैं, सबूर खान साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वालेकुम सलाम। आप तमाम लोगों का जो मुझे मोहम्मद मेहताब हैं, आपका भी सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप मुझ जैसी 1.5 पसली ज़रा सी ज़र्रा को इतनी इज्जत देते हैं, मुझे सुनते हैं। और आज आप ही की वजह से मैं तमाम दुनिया में सुनी जाती हूँ। लोग मुझे सुनते हैं, मेरी वीडियो को यहाँ से उठाते हैं, यूट्यूब पर लगाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पेज पर कॉल करते हैं और इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं। कोई बोलता है कि हमने बहन तुम्हारे लिए उम्रा करा, कोई कहता है हमने सदका किया। कोई एक मोहम्मद उवैस साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मैं वाकई बहुत बीमार बंदी हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं किस घड़ी आपके पास से रुखसत हो जाए। मैं बहुत बीमार हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं आपके पास आती हूँ। और समाज में जितनी गंदगियाँ होती हैं मैं चाहती हूँ कि वो मेरी वजह से या मेरी एक आवाज़ की वजह से उनको थोड़ा सा तो सुधार पैदा कर सकूँ। बहुत बीमार हूँ मैं, लेकिन क्या बीमारी है मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन सच में मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे आप तमाम लोगों की ढेर सारी दुआओं की ज़रूरत है। तो जितने भी लोग हैं, मैं 5 मिनट का सेशन मैंने आप लोगों के लिए चला लिया कि मैं इस लाइव को घसीटे जा रही हूँ और बढ़ाए जा रही हूँ कि जितने नाम मुझे नज़र आ रहे हैं मैं उन सब का नाम ले लूँ। कि एक राज पांडे सागर साहब हैं, शुक्रिया आपका भी कि आप मेरे लाइव पे आए। जितने भी लोग हैं, मोहम्मद तैयब साहब हैं, उनका भी शुक्रिया। जितने भी आ रहे हैं, एक आज़ाद शेख हैं, आपका भी शुक्रिया। अब्बास मीर हैं, आपका भी शुक्रिया। जितने भी आप लोग हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मुझे अपना समझते हैं, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपना जो भी समझते हैं उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। एक अजय कुमार साहब हैं, अजय कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक रहमाना आफरीदी हैं, सबका शुक्रिया। और मुझे नहीं मालूम कि मैं आप तमाम लोगों का कर्ज कैसे उतार पाऊँगी जो आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। एक मलिक एस मलिक हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अब्दुल पटेल
साहब हैं, उनका भी शुक्रिया, एक फिरोज़ मुल्ला हैं, उनका भी शुक्रिया। तो आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हम आपको SMS करते हैं और आप देख नहीं पाती, हमें रिप्लाई नहीं कर पाती, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मोबाइल इतना सा तो मोबाइल होता है, मुझे नज़र भी नहीं आता, आंखें बेशक बड़ी बड़ी हैं लेकिन आई साइड मेरी वीक हो चुकी, बड़ी वीक आई साइड है मेरी, दूर का थोड़ा मुझे कम नज़र आता है। तो जितनों के मैं नाम ले पाई, मुझे नज़र आए, जो मैं एकदम से फ्लो में पढ़ पाई मैंने पढ़ा। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये पेज आपका पेज है, ये ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट के नाम से जो पेज है ये आपका अपना पेज है, और मुझे मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है कि प्लीज़ मेरी पोस्ट को शेयर कर दिया करें। क्या जाता है एक शेयर से, ज़रा सा टिक करिए और शेयर हो गई, और फॉलो कर दें और लाइक कर दें, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। बताइए, मेरे 1,33,000 फॉलोअर, सॉरी 1,33,000 मेरे फॉलोअर हैं और लाइक कितने, मात्र 52,000। इतना बड़ा गैप, यानी फॉलो तो इतने ज़्यादा लोगों ने कर दिया लेकिन पसंद मुझे 50,000 भी सही से नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, मुझे लाइक भी कर दिया करो मेरे पेज को। कैसे भीख मांग रही हूँ मैं आपके सामने, आए मेरा पेज थोड़ा तो बढ़ा दो कि सही सा लगे कि हाँ भाई, वीडियो तो मिलियंस में जाती हैं। आयशा आरिफ वाली वीडियो मेरी 2 करोड़ के करीब लोगों ने मेरे पेज पर देखी, लेकिन 2 करोड़ मेरे फॉलोइंग नहीं है, मेरे तो 5 लाख भी नहीं है, सही से 2 लाख भी नहीं है। तो जितने भी हो, फिरोज़ मुल्ला जी सच्ची, आपने क्या बोला, एक वकील साहब है, आपका भी शुक्रिया, एक MD नसीम है, आपका भी शुक्रिया, जितने लोग मुझे चाहते हैं तमाम लोगों का दिल से सलाम। क्योंकि मैं कुछ नहीं थी, मैं एक ज़र्रा थी, मुझे आफताब आप लोगों ने बनाया, मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं एक आवाज़ थी, आप लोगों ने मुझे परवाज़ दी, आपने मुझे सुना, आपने मुझे शेयर करा, आपने मुझे इज्जत दी, और आप ही मेरे लिए इन दलालों से, RSS के गूंज से लड़ते हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मैं इतना जोश, इतनी अपनायत नहीं ला पाती इंटरव्यू में, जितना अच्छा, जितनी खुशी मुझे आपके साथ फेसबुक लाइव में मिलती है। एक अब्दुल रहमान राजा साहब हैं, आप रहीम राजा, सॉरी, एक साजिदा शेख हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह, कैसे नाम पढ़ो, एक दिन कंप्यूटर पे लाइव करूँगी जहाँ वड्डा वड्डा लिखा हुआ आएगा, इतना वड्डा वड्डा नाम लिखा हुआ आएगा, और मैं खटाखट आप लोगों के नाम बोलूँगी। एक मोहम्मद शकील अहमद साहब हैं, वो भी मुझे सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। एक सोनू राज है, वो भी मेरे लिए एक थम्स अप भेज रहे हैं। तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी दुआएं करें, बड़ी बीमार बंदी है, आपकी बहन बड़ी बीमार है, उसके लिए दुआएं करिए। हो सकता है मैं थोड़े साल और ज़िंदा रह लूँ, और इसी तरह फिर जुल्म के ख़िलाफ़ आपको अवेयर कराती रहूँ, इसी तरह हंसती मुस्कुराती आपके सामने उस वक्त आऊँ जब कोई सेंसिबल इशू ना चल रहा होगा। मुझे भी बहुत हंसी आती है, मैं भी हंसती हूँ, लेकिन जब मुद्दे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो फिर मुझसे हंसा नहीं जाता, फिर मेरी आंखों से आंसू आते हैं। एक अरशद खान है, उनका भी शुक्रिया। मैं बस आप तमाम लोगों से भी कहती, कोई भी जुल्म होता है मेरे भाई और बहनों, प्लीज़ आप उस पर मुखालफत करा करें, इवन कुछ तो बोले, 1 नहीं 2 नहीं 3, कोई तो आपकी आवाज़ को सुनेगा। तो जुल्म सह के अगर आप चुप रह जाते हैं तो जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। क्योंकि जब आप जुल्म सहते हैं तो सामने वाले लोगों की मदद होती है, जालिमों की मदद होती है। और फिर एक ऐसा दौर आता है कि जब आप बोलना चाहते हैं लेकिन फिर आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आपकी आवाज़ को इतना दबा दिया जाता है, इतना कुचल दिया जाता है कि फिर आप बोलते भी हैं तो पता नहीं चल पाता। मेरे फादर एक बात कहा करते थे कि बात वहाँ पर कहिए जहाँ पर आपकी बात सुनी जाए, आप वहाँ पर बोलिए जहाँ पर आपको लोग सुनने वाले हों। आज मेरे फादर तो नहीं है, आज शायद वो होते तो शायद बहुत खुश होते कि उनकी बेटी यहाँ तक आ गई, यहाँ तक काम कर रही है और लोगों के लिए इतना काम करती है और मौत को हथेली पर उठाकर फिरती है। वो नाम है ऐमन का। तो उनकी बात मैंने गिरह बांधी, मैंने कभी ऐसी जगह बात नहीं कही जहाँ पर 4 लोग मुझे ना सुन रहे हो। मैं हमेशा ऐसी जगह बात कहती हूँ जहाँ लोग मुझे सुनते हैं, बड़ी गौर से सुनते हैं और एप्लीकेबल करते हैं। तो आप तमाम लोगों से भी मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आवाज़ बनी, सोशल मीडिया का माध्यम आपके पास है। और आपको शायद नहीं पता, ऐमन रिजवी एक शायरा भी है, मैं गज़लें भी लिखती हूँ, मैं एक मुझे कह दी मैं आर्टिकल भी लिखती हूँ, छोटी छोटी सोचें जो होती हैं मैं वो भी लिखती हूँ, फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, इंटीरियर डेकोरेटर भी हूँ, बहुत सारी मैंने कोर्सेज़ कर रखे हैं। लेकिन मेरा जो फेवरेट काम है
वो एक तो समाज को सुधारना है, एक फैशन डिज़ाइनिंग है और एक शायरा है। इंशाल्लाह कभी मुशायरों में मौका मुझे मिला तो मैं शायद मुशायरों में भी आपको नज़र आना शुरू हूँ। और बहुत सारी मेरी गज़लें लिखी हुई पड़ी हुई हैं। अजय कुमार साहब, आप जामिउल इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़बरदस्त, राजा सब बहुत ज़बरदस्त, सबका बहुत ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह कभी टाइम होगा और कभी अच्छा मूड होगा तो मैं आपको गज़लें भी सुनाया करूँगी। एक गज़ल चलिए आ रही है मेरे दिमाग में, सुना देती हूँ। अगर आप लोगों के पास इतना वक्त है, अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी एक गज़ल सुनाती हूँ। तुम मुझे तन्हाइयों में याद आना छोड़ दो, तुम मुझे तन्हाइयों में याद आना छोड़ दो, अब मेरे दुखते हुए दिल को दुखाना छोड़ दो। छीन ली तुमने मेरी आँखों से नींदें, छीन ली तुमने मेरी आँखों से नींदें, छीन ली, हो सके तो ऐसे तारों टिमटिमाना छोड़ दो। माह कामिल और काले बादलों का मेल क्या, माह कामिल और काले बादलों का मेल क्या, चांद से मुखड़ों को जुल्फों में छुपाना छोड़ दो। है दरो दीवार भी, है दरो दीवार भी दुश्मने जाना मेरी, है दरो दीवार भी दुश्मने जाना मेरी, भूल कर भी तुम मेरे अब गीत गाना छोड़ दो। जख्म बनकर जो वफा दिल में सदा कायम रहे, जख्म बनकर जो वफा दिल में सदा कायम रहे, ऐसे जख्मों को कलेजे से लगाना छोड़ दो। ये मेरी गज़ल है। अब थोड़ी थोड़ी यादें थोड़ी थोड़ी भूल गई और इंशाल्लाह मैं आपको मुशायरों में भी नज़र आने वाली हूँ। अगर आपके इलाके में भी कहीं मुशायरा होता है तो प्लीज़, मुझे भी टुच्ची सी शायर हूँ लेकिन हाँ पढ़ लेती हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी मौका दीजिए। अहमद रिजवी वहाँ भी आकर धमाल मचाने की कोशिश करेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। और कल मुलाकात होगी आपके साथ एक रैली में, जहां पर जहेज़ के अगेंस्ट एक रैली निकाली जा रही है और वहां पर मैं इंशाल्लाह आपके साथ जाकर सुबह को मैं लाइव करूंगी और फिर एक बार आपके सामने फिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान, शुक्रिया। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।